डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न डेली। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। और हमने पढ़ना है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो अब आप समझ सकते हैं कि नाम आपने जैसे देखा तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, सम इलेक्ट्रॉन और सम चार्ज, और मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट से है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है इसमें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का आपके पास क्या है, कोई कम्बिनेशन है। तो ये कम्बिनेशन आपके पास आ जाता है। तो अब होता क्या है कि आपके पास एक मैग्नेट है। फॉर एग्जांपल आपको मैं इस तरह समझाता हूँ कि आपके पास एक मैग्नेट है। आपको पता है कि मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब आप देख सकते हैं साइड पे स्क्रीन पे आपने कि आपके जो नॉर्थ पोल होता है ना, अब वो नॉर्थ पोल क्या करता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा करता है। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और साउथ पोल पे जाके वो ख़त्म हो जाती हैं। वो ये निकलती हैं और वो जाके साउथ पोल पे ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह सेम कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। तो अब आप देखें कि होता क्या है कि आप मैग्नेटिक इंडक्शन देख सकते हैं। आपके पास एक कॉइल है और इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेट लगा हुआ है। आपके पास मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एनिमेशन में अब इसने किस तरह आपको बताया हुआ है कि अब आपके पास एक यहाँ पे क्या है, एक कॉइल है, ऊपर गैल्वेनोमीटर दे दिया है जो कि वोल्टेज को बता रहा है आपकी, और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है जो कि सीरीज में लगा हुआ है। साथ ही हमारे पास है एक बार मैग्नेट। आपको मैंने जैसे पहले बताया कि अब मैग्नेट ने क्या मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड्स वो यूं इस तरह उसकी फील्ड्स नॉर्थ पोल से निकलेंगी। तो अब जब हमने करना क्या है कि हमने इसको स्टार्ट कर देना है कि मूव करवाना है मैग्नेट को। वी आर ट्राइंग टू मूव दिस मैग्नेट। हमने जब इस मैग्नेट को मूव करवाना है तो हमारे पास ऊपर जो सुई लगी हुई है, जो नीडल है वहां पे गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर की, वो क्या करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है हमारे पास। तो इसके साथ हमने जो बल्ब सीरीज में लगाया है उसमें से एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता है। इंड्यूस्ड करंट जब फ्लो करता है हमारे पास तो होता क्या है, हमारे पास ये इंड्यूस्ड करंट फ्लो करने की वजह से बल्ब भी हमारे पास ग्लो करता है। अब नेक्स्ट हम क्या कर देते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास हम करते हैं कि बार मैग्नेट की पोलैरिटी को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जब हम पोलैरिटी को चेंज करते हैं तो हमारे पास होता यूं है कि इसका जो पहले सुई जब हम मैग्नेट को इस तरह आगे लेके जाते थे तो जो सुई की डिफ्लेक्शन होती थी, फॉर एग्जांपल वो इधर को हो रही है, तो फिर वो उल्टी डायरेक्शन में होने लग जाती है। और फिर होता क्या है कि जब आप बार मैग्नेट को पीछे को लाते हैं तो वो डिफ्लेक्शन जो है, नीडल की डिफ्लेक्शन है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या करती है, शो करती है। इसी तरह मैंने आपको अभी बताया कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकल रही हैं और साउथ पोल के अंदर जा रही हैं। साउथ पोल एज अ नेगेटिव चार्ज आप ले लें और जो आपके पास नॉर्थ पोल है वो एज अ पॉजिटिव चार्ज ले लें। अब हम आगे लेक्चर में ये भी डिस्क्राइब करेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह मैग्नेटिक फील्ड का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अभी आप देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे बार मैग्नेट हम तेजी से मूव करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक के नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो कि एक यूनिट एरिया में से एरिया एलिमेंट से गुजरती हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको फार्मूला भी पता है, बी इंटू ए आपके पास एरिया एलिमेंट होता है। तो जितनी आप तेजी से मैग्नेट को गुजारेंगे
होगा क्या कि उतनी ही तेज़ी से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ से गुजरेंगी। जब वो गुजरेंगी वहाँ से, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत इसकी नो हाउ आ गई है कि किस तरह ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ आएगी। अब हम चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ और डेरिवेशन की तरफ कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्राइव कैसे हुआ और इसकी डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म्स क्या हैं। तो चलें अपनी थ्योरी की तरफ। तो अब चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे ने कहा क्या था, फैराडे ने जो लॉ दिया था कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, जैसे भी आपने पीछे एनिमेशन के थ्रू देख लिया है कि किस तरह ईएमएफ जनरेट हुई। ये अगर आप इसका प्रूफ, इस इक्वेशन का प्रूफ चाहते हैं जो मैं अभी लिख रहा हूँ, बी बाय पार्शियल टी, तो फिर आपको वो म्यूचुअल इंडक्शन वाला टॉपिक एक दफ़ा देखना पड़ेगा कि म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक में ये इक्वेशन प्रूव होती है। तो अब हम देखते हैं कि वो उसने बताया कि जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जब आप मैग्नेट को तेज़ी से कॉइल की तरफ लाएंगे तो क्या होगा कि ईएमएफ जल्दी, वो नीडल ने जो डिफ्लेक्शन शो की थी वो ज़्यादा शो की थी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जितना बढ़ेगा टाइम के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जितना ये तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा, उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। ये अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कहते हैं ईएमएफ वाला E इक्वल्स टू माइनस पार्स के, यहाँ पे के ले लेते हैं कांस्टेंट, और पार्शल फाई बी बाय पार्शल टी। यहाँ पे जो हमारे पास के की वैल्यू है, के इक्वल्स टू हम कहते हैं 1 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शल बी बाय पार्शल टी। सही, यहाँ तक तो हमारे पास एक सिंपल माइनस के साथ एक सिंपल फॉर्म होगी फैराडेज लॉ की कि ईएमएफ को फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स के साथ किस तरह रिलेट किया है। अब हम चलते हैं अपनी इंटीग्रल फॉर्म की तरफ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। हम फैराडे लॉ की इंटीग्रल फॉर्म में चलते हैं, चलें यहाँ लिख लेते हैं हम। तो हमें पता है कि हमारे पास ईएमएफ का, हमने इससे पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर के अंदर ईएमएफ का फार्मूला हमने प्रूव किया था। ईएमएफ का जो हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का टॉपिक पढ़ा है कि हमारे पास ये इंड्यूस्ड वोल्टेज, जिसको आप कह सकते हैं या ईएमएफ कह सकते हैं, ये किसके बराबर होता है, ई डॉट डी एल का। ये हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किया है। जहाँ अगर मैं वेक्टर डालना भूल जाऊँ तो आप काइंडली डाल लीजिएगा कि एल भी वेक्टर है और ये ई भी वेक्टर है। तो अब हमें पता है कि हमारे पास इस पुरानी इक्वेशन से ई की क्या वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आई है। ये देखें आप, ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं ई डॉट टी ऑफ एल इक्वल्स टू माइनस पार्शल बी बाय पार्शल टी। अब मैं आपको बताऊं तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, बी इनटू सम एरिया एलिमेंट डी ए। कोई भी आपके एरिया एलिमेंट होता है, उसमें से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास जो कर रही होती हैं, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के। और ये क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। तो बी डॉट डी ए हमने लिख लिया यहाँ से। ओवरऑल एरिया के लिए, सारे एरिया के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको
इंटीग्रेट कर लेंगे। ये समझ लें कि एक छोटा एलिमेंट था, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पूरे एरिया के लिए हम क्या करेंगे कि सरफेस एरिया को इंटीग्रेट, इस एरिया एलिमेंट को क्या करेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये वैल्यू हम क्या करेंगे उठा के यहाँ पे डाल देंगे अपनी, कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का। ये हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर दी। तो जब इक्वेशन नंबर 2 में ऊपर पुट की तो हमारे पास ई डॉट टी एल इक्वल्स टू किसके आ गया, माइनस। अब बी की जगह जब हमने पुट किया तो पार्शियल बाय पार्शियल टी, यहाँ पे बी वेक्टर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन डी ए की। ये हमारे पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। और द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ Faraday's लॉ। तो ये हो गई हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म। अब हम चलते हैं इसकी डिफरेंशियल फॉर्म की तरफ। तो ये पेज थोड़ा सा काम की तरह नहीं रहा, हम नया पेज इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म की तरफ। तो लिख लेते हैं, हेडिंग पहले हम दे लेते हैं यहाँ पे कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ Faraday's लॉ। अब डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ Faraday's लॉ हमारे पास क्या है, हम पिछली जो उनसे इंटीग्रल फॉर्म हमारे पास आई पहले हम उसको लिख लेते हैं कि वो हमें कहता है ई डॉट टी ऑफ एल, यहाँ पे वेक्टर, इक्वल्स टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए। तो अब हमें पता है स्टोक्स लॉ हमारे पास क्या होता है, बाय स्टोक्स लॉ जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल होता है क्लोज लूप में, वो किसके बराबर होता है, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल अगर उसकी क्लोज लूप पे है तो बाय स्टोक्स लॉ वो सरफेस इंटीग्रल के थ्रू उसके कर्ल के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह लिख लिया। तो अब हमने क्या किया कि ये वाली वैल्यू यहाँ ऊपर इक्वेशन में पुट कर दी। इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 3, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। जब हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास आ जाता है यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ ई डी ऑफ ए माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी डी ऑफ ए। अब आप समझें कि ये जो सरफेस इंटीग्रल हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो बचती है कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी। अब आपको पता है कि कर्ल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक डायरेक्शनल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपको पता चलता है कि कर्ल के साथ चेंज कितना आ रहा है। तो ये जो हमारे पास ये अब इस इक्वेशन से हमें एक और बात पता चलती है, जिसको हम इस वाली इक्वेशन को एक तो कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ Faraday लॉ।
एक और ये बात हमें ये बता रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। कि चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, जब आप चेंज मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो आपके पास क्या आता है, आप ये कर्ल बाय कर्ल टी आपको क्या बता रहा है कि जब आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है टाइम की रिस्पेक्ट से, और जब ये चेंज हो रही है तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड कर्ल ऑफ ई जनरेट हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट्स या एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो ये हमें बताता है इक्वेशन, ये जो है ये बताती है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड with respect to time induces an electric field। कि क्या हमने जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाया तो क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ गया। तो इसके बाद अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हम उनको देख लेते हैं कि वो क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो हमें अगले जो सा आगे हम करेंगे टॉपिक उनमें हमें काम आएंगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कर्ल ऑफ ई, यहाँ से इक्वेशन से कर्ल ऑफ ई किसके बराबर आ गया, माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी के। अब एक और देखते हैं हम कि हमारे पास कर्ल ऑफ बी किसके बराबर होता है, ये हमने मैग्नेटोस्टैटिक में पढ़ा था, म्यू नॉट जे के। इसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे साथ कर भी दूँ अगर, तो ये यूँ है, पेंसिल से चले मैं कर देता हूँ, बाद में इरेज कर दूंगा अगर किसी को याद नहीं है तो। यूँ बी डॉट डी एल था इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन क्लोज, ये किसी को याद है कि ये क्या था, हमारे पास एम्पियर्स लॉ था। यहाँ पे जो हमारे पास ई इन क्लोज आता है वो क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे वॉल्यूम करंट डेंसिटी का डी ए के साथ, ये आई इंक्लोज है। जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में ऊपर पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, म्यू नॉट जे डॉट डी ए। ये साथ में मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि किसी को याद नहीं है तो वो शायद याद आ जाए। तो अब ये क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल कट जाएंगे तो बी, अब आपके पास स्ट्रोक्स लॉ से ही, ये आपके पास लाइन इंटीग्रल था, ये पहले आप स्ट्रोक्स लॉ लगाएंगे, ये तो यहाँ पे आपके पास कर्ल ऑफ बी, जिस तरह अभी हमने ई का किया तो कर्ल ऑफ बी किसके बराबर आएगा, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल के साथ आ जाएगा जो कि कट जाएगा, और हमारे पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, म्यू नॉट जे, ये वाली फॉर्म, ये एम्पियर्स लॉ से हमने कर्ल ऑफ बी निकाल ली। तो ये टर्मिनोलॉजी भी आपको समझ आ गई। तो अब हम चलते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ, आगे प्रोसीड करते हैं कि हमारे पास हमने देखा था डाइवर्जेंस ऑफ ई हमारे पास किसके बराबर होती है, रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के। ये किस में था, ये थी इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए जो हमने पढ़ी थी EMT 1 के अंदर। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक के केस के अंदर ये जो होती है रो, हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी होती है, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म एंड इट इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाती है, 0 के बराबर आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो ये टर्मिनोलॉजीज आगे इस्तेमाल होनी है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। और जो आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ बी है वो आपके पास किसके बराबर आती है, रो एम, ये है मैग्नेटिक डेंसिटी, मैग्नेटिक डेंसिटी है और म्यू नॉट के बराबर। तो इसको हमने क्या किया, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, जैसे आपको मैंने एक बात पहले बताई थी कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आपको ये बताती है कि कोई भी, ये रो एम ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि कोई भी मोनोपोल एग्जिस्ट
करता ही नहीं है। कि आप देखें जिस तरह एक पॉजिटिव चार्ज है, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकली, उसी ही मैग्नीट्यूड का एक नेगेटिव चार्ज था, उसने वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो सी थी वो अपने अंदर जज्ब कर ली। तो आप जब देखेंगे आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आएगी, कि वो जितनी निकली थी उतनी तो अब्जॉर्ब हो गई हैं, सही। इसी तरह अब वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आई। तो अब ये मैग्नेटिक डेंसिटी क्या बताती है कि जितना अब साउथ पोल जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, वो जो नॉर्थ पोल है वो घूम के उधर नॉर्थ पोल में चली जाती हैं। तो ये जो रो हमारे पास ओवरऑल आता है ये क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। तो ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि मोनोपोल पोल independently cannot exist। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझ हमें आनी चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट जो से अपने लेक्चर्स हैं उनको प्रोसीड करें। ये जो इक्वेशंस हैं इनको आप याद कर लें तो आपको बेहतर है कि आगे ये सारी जो सी आपके पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो इन्हीं पे इन्हिसार कर रही है। इट्स कंसिस्टिंग ऑफ दीज फार्मूलाज। फिर आगे हमने पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटीज़ वगैरह पढ़नी है, तो उन सब में हमने ये इनको इस्तेमाल करना है। तो इस वजह से इसको याद कर लें, और कोई भी मसला हो, कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी वीडियोस इसके साथ की मिल सकें। सो अस्सलामु अलैकुम।